आपको बताया गया है कि अगली महामारी एक भीड़ भाड़ वाले शहर में शुरू होती है, लेकिन अमेरिका में सबसे घातक श्वसन वायरस अलग नियमों से चलता है। नासा एक ऐसे रोगजनक पर नजर रख रहा है जिसकी मृत्यु दर 38% है, जो अछूते शुद्ध इलाकों को भी मौत के मैदान में बदल देता है। ये 2 गोलियों के साथ रूसी रूले खेलने से भी ज्यादा घातक है। पृथ्वी की जैविक रक्षा प्रणाली मौसम के पैटर्न से प्रकोप ट्रिगर करती है और नासा जानता है अगला हमला कहां होगा। मार्च 2026 में 60 वर्षीय व्यक्ति सांस की समस्या के कारण सांता फे अस्पताल में भर्ती हुआ। उसने अंतर्राष्ट्रीय यात्रा नहीं की थी। वो भीड़ भाड़ वाले ट्रांजिट हब से नहीं गुजरा था, बल्कि अपने उत्तरी न्यू मैक्सिको के ग्रामीण घर में ही था। कुछ दिनों बाद निदान हुआ, हंटा वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम। न्यू मैक्सिको में साल का पहला पुष्ट मामला। वह व्यक्ति कई दिन आईसीयू में रहने के बाद बच गया। वो भाग्यशाली था। सीडीसी के रिकॉर्ड बताते हैं कई मरीज अस्पताल से बाहर नहीं आ पाते। 3 दशकों से अधिक की निगरानी में 38% मृत्यु दर बनी हुई है। स्टैनफोर्ड मेडिसिन के अनुसार अमेरिका में दीर्घकालिक औसत लगभग 35% है। इनमें से कोई भी आंकड़ा हंटा वायरस को उत्तरी अमेरिका में नियमित रूप से निगरानी की जाने वाली सबसे घातक श्वसन बीमारियों में शामिल करता है। इसका कोई एंटीवायरल इलाज भी नहीं है। एक बार जब गंभीर फेफड़ों के लक्षण शुरू हो जाते हैं तो इलाज केवल सहायक देखभाल रह जाता है, जैसे वेंटिलेटर, ऑक्सीजन और रक्तचाप को बनाए रखने के उपाय। जैसे ही फेफड़े तरल से भरने लगते हैं, वायरस का असर डरावनी तेजी से बढ़ता है। सांता फे के मरीज इसलिए बचे क्योंकि न्यू मैक्सिको में 30 सालों से लक्षण जल्दी पहचानने का अनुभव है। कम अनुभव वाले राज्यों में शुरुआती मामलों को अक्सर फ्लू या निमोनिया मान लेते हैं, जब तक श्वसन तंत्र जवाब देने न लगे। लेकिन सीडीसी रिकॉर्ड एक और चौंकाने वाला रुझान दिखाते हैं। 1993 से अमेरिका के 94% मामले मिसिसिपी नदी के पश्चिम में होते हैं। न सिर्फ ज्यादातर, बल्कि लगभग सभी। न्यू मैक्सिको में 140 से ज्यादा और कोलोराडो में 120 से अधिक संक्रमण मिले हैं। एरिज़ोना के दूरदराज रेगिस्तान और जंगलों में संक्रमण के रास्ते हैं, जबकि 10 राज्यों में एक भी मामला नहीं दर्ज हुआ। इस सूची में अल्बामा, जॉर्जिया, ओहायो और न्यू जर्सी हैं। बड़े और व्यस्त शहरों वाले राज्यों में कभी कोई मामला नहीं दर्ज हुआ। फिर यह रुक जाता है और नक्शे पर वितरण कम हो जाता है। कई राज्यों में जहां बड़ी आबादी है, वहां कभी कोई पुष्ट मामला नहीं हुआ। सांता फे का मामला असामान्य नहीं, बल्कि प्रतिनिधि है। स्थान बदलता है, लेकिन परिणाम नहीं। कम आबादी, स्थानीय कृंतक का आवास, सूखा इलाका और सीमित चिकित्सा सुविधा। फरवरी 2025 में अभिनेता जीन हैकमैन की पत्नी बेट्सी अराकावा की उसी बीमारी से उनके सांता फे स्थित घर में मृत्यु हो गई। ये संपर्क एक शांत ग्रामीण संपत्ति पर हुआ, जहां साफ हवा थी और पड़ोसी दूर थे। बाद में जांचकर्ताओं ने बाहर बने भवनों में चूहे के घोंसले पाए। ये जगह वायरस के लिए हर लिहाज से अनुकूल थी और नासा इस पर ध्यान दे रहा था। उपग्रह वही देख सकता था जो जमीन पर कोई नहीं देख सकता। यही सबसे बड़ा फर्क था। कोविड हवाई अड्डों से फैला, इन्फ्लुएंजा दफ्तरों से। भूदृश्य जितना साफ सुथरा दिखता है, वह वाहक तंत्र के लिए उतना ही अनुकूल होता है। हंटा वायरस उस श्रेणी में नहीं आता। अमेरिका में इसका मुख्य वाहक डियर माउस है। यह छोटा है, बहुत प्यारा है और पूरी तरह से हानि रहित लगता है। 1993 में सीडीसी की टीमों ने 4 कॉर्नर्स क्षेत्र में डियर माउस को पकड़कर जांच की और कुछ आबादियों में संक्रमण दर 30% तक पाई। चूहे को खुद बीमारी नहीं होती, इसमें लक्षण नहीं दिखते और इनकी मौतों से संख्या में गिरावट भी नहीं आती, यानी इंसानों को कोई चेतावनी नहीं मिलती। ये वायरस चूहे के मूत्र, लार और मल के जरिए फैलता है। जानवरों की दुनिया था एक स्लीपर सेल जो अपने वातावरण में संक्रामक सामग्री फैलाता है। न्यू मैक्सिको विश्वविद्यालय ने खतरे के नक्शे का विस्तार किया है। राज्य में 30 से ज्यादा छोटे स्तनधारी प्रजातियों में हंटा वायरस के संपर्क के लिए पॉजिटिव पाए गए हैं। इस सूची में ग्राउंड स्क्वेरल, चिपमंक, व्हाइट फुटेड माउस और हार्वेस्ट माउस हैं। वाहक समूह कोई एक प्रजाति नहीं, बल्कि जानवरों का एक वर्ग है। जनवरी 2026 में सैन डिएगो काउंटी ने बताया कि एक वेस्टर्न हार्वेस्ट माउस में हंटा वायरस की पुष्टि हुई है। जनस्वास्थ्य टीमों ने मानव संक्रमण की पुष्टि न होने पर भी तुरंत चेतावनी जारी की। ये वाहक अनपेक्षित स्थानों पर दिखते हैं। गैराज का चूहा खतरा नहीं, असली खतरा खुले इलाकों के चूहे हैं।
जहां दूषित कण जमा होते जाते हैं और फिर लोग वहां पहुंचते हैं। इसके पीछे एक वजह है। शहरी भीड़ में भूरे और घर के चूहे स्थानीय प्रजातियों से खाना आश्रय छीनकर हिरन चूहे को बाहर कर देते हैं। पश्चिमी क्षेत्रों में कोई उन्हें नहीं रोकता। हिरन चूहे की आबादी को शहर नहीं, सिर्फ प्रकृति की सीमाएं रोकती हैं। अमेरिकी दक्षिण पश्चिम की कम आर्द्रता सूखे मल को लंबे समय तक सुरक्षित रखती है, जिससे सामान्य वायरस नहीं पनप पाते। कम मानव उपस्थिति से वायरस का बोझ समय के साथ बढ़ता है, जब तक कोई संपर्क में ना आए। सांता फे की वही संपत्ति जहां मार्च 2026 का मामला शुरू हुआ, वही जगह है जहां ये खूब पनपता है। हैकमैन अराकावा का घर भी ऐसा ही था। ये नियम कैलिफोर्निया के मोनो काउंटी के कार्यस्थलों पर भी लागू होता है, जहां 2025 में 3 मौतें हुई थीं। वो समूह असामान्य था और पीड़ितों ने कुछ भी जोखिम भरा नहीं किया था। वे ऐसे इलाकों में रहते और काम करते थे जो वाहक के लिए उपयुक्त थे। फंडिंग की समस्या इसे और खराब कर देती है। सार्वजनिक स्वास्थ्य बजट, समाचार और नीति का ध्यान मुख्य रूप से घनी आबादी वाले इलाकों पर होता है। फंडिंग मियामी के मच्छर नियंत्रण के लिए जाती है। अनुदान रोग निगरानी के लिए बंदरगाह शहरों जाते हैं। प्रेस अगले शहरी प्रकोप की ओर बढ़ती है। हंटा वायरस नक्शे के विपरीत कोने में है। यहाँ लगभग कोई सुर्खियां नहीं है और न ही कोई वित्त पोषित प्रणाली है जो इसका मुकाबला कर सके। भूगोल तय करता है कि कौन संवेदनशील है। शोधकर्ताओं ने पाया कि उत्तरी स्वीडन के ग्रामीण वानिकी समुदायों में शहरी आबादी की तुलना में हंटा वायरस एंटीबॉडी अधिक पाई गई। एक अलग भौगोलिक क्षेत्र में रहने से उनके इम्यून सिस्टम की वायरस से पहचान पहले ही बदल चुकी थी, इससे पहले कि संक्रमण गंभीर हो पाता। यह पैटर्न सिर्फ स्वीडन तक सीमित नहीं है। 2019 में फिनलैंड के ग्रामीण समुदायों में भी यही प्रतिरक्षा में अंतर मिला। जिन्होंने जीवन जंगलों में बिताया, उनका एंटीबॉडी प्रोफाइल शहर से आए लोगों से अलग था। शरीर उस वातावरण से सीखता है जिसमें वो रहता है, लेकिन जब आप उस शरीर को एक नए वातावरण में ले जाते हैं तो ये सीखना फिर से शून्य पर आ जाता है। स्थानिक क्षेत्रों में निवासी अक्सर कम मात्रा में बार-बार वायरस के संपर्क में आते हैं, जिससे उनका प्रतिरक्षा तंत्र उससे कुछ हद तक परिचित हो जाता है। नए आगंतुकों को पृष्ठभूमि संपर्क नहीं मिलता, इसलिए वे प्रतिरक्षा के स्तर पर साफ तौर पर घाटे में रहकर वायरस का सामना करते हैं। ये पैटर्न बार-बार सीडीसी के मामलों की जांच में दिखाई देता है। गंभीर हंटा वायरस संक्रमण में वायरस फेफड़ों को थोड़ा नुकसान पहुंचाता है, लेकिन ये जानलेवा नहीं होता। प्रतिरक्षा प्रणाली खतरा देर से पहचानती है और फिर जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया कर नुकसान करती है। ये फेफड़ों के ऊतकों में तरल भर देती है और यही लड़ाई मरीज की जान ले लेती है। अप्रैल 2026 में अटलांटिक क्रूज पर हुए प्रकोप ने भी यही रुझान दिखाया। एक यात्री को हल्का बुखार और सिरदर्द हुआ, लक्षण बढ़े और सिर्फ 1 हफ्ते बाद उसके फेफड़े तरल से भर गए। वो उसी दिन मर गया। उस क्रूज पर सवार 86 यात्री 23 अलग-अलग देशों से आए थे। सेंट हेलेना और एसेंशन द्वीप ये सभी दूर दराज के स्थान थे। वहां पर वाहक समूह सालों से इंतजार कर रहा था। उस जहाज से उतरते एक पर्यटक के फेफड़े ही इस फैलाव का पहला रास्ता बने। वायरस एक गोली है और भूगोल तथा जीव विज्ञान उसके हथियार हैं। 2012 में योसेमिटी नेशनल पार्क में करी विलेज में ठहरने वाले पर्यटकों के बीच गंभीर श्वसन रोग के मामलों का एक समूह दर्ज किए गए। 10 संक्रमण पुष्टि हुए थे। 8 में हंटा वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम था। 5 को गहन चिकित्सा चाहिए थी। 3 की मृत्यु हुई। सीडीसी और कैलिफोर्निया डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ ने बाद में पता लगाया कि संपर्क का स्रोत एक ही संरचनात्मक डिजाइन की विफलता थी। पार्क ने कैनवस से बनी टेंटनुमा कैबिनें लगाई थीं, जिनकी आंतरिक दीवारों में फोम से इंसुलेशन किया गया था। खाली जगहों में हिरन चूहों ने घोंसले बना लिए और गर्मियों के अंत तक उनकी संख्या बढ़ गई। आगंतुकों को किसी ने नहीं काटा और उन्होंने किसी कृंतक को नहीं छुआ। उन्होंने अपने बैग खोले, फर्श पर चले, एक खिड़की खोली और एक सूटकेस बिस्तर पर पटक दिया। इतना ही काफी था। इंसुलेशन के अंदर सूखे मल सूक्ष्म कणों में टूट गए। ये कण कैबिन की हवा में फैल गए। सूखे मल में वायरस 3 दिन तक जीवित रह सकता है। कोई भी सतह जहां लंबे समय तक चूहे रहे हों, एक प्रसारण माध्यम बन जाती है। माहौल पहले ही दूषित हो चुका था। इंसानी हलचल ने संपर्क की शुरुआत की। हर सांस उसे और भीतर ले गई। बाकी काम फेफड़ों ने किया। योसेमाइट क्लस्टर के बाद
पार्क प्रशासन ने अलर्ट जारी किए। संक्रमण की अवधि के दौरान लगभग 2,60,000 आगंतुक पार्क में ठहरे थे। उन सभी को सूचना भेजी गई। 39 देशों के स्वास्थ्य अधिकारियों को सूचना मिली। केबिन बंद कर गिरा दिए गए। 10 में से 9 मामले उन्हीं कमरों से मिले। वाहक का दिखना जरूरी नहीं है, मल का साफ दिखना भी जरूरी नहीं है। बस वहां लंबे समय तक रहन सहन हुआ हो ताकि धूल जमा हो जाए, फिर उसे हिलाया जाना चाहिए। सबसे बड़ा जोखिम वाला काम जो कोई कर सकता है वो है किसी बंद जगह को साफ करना जहां चूहे की समस्या हो। इसमें केबिन की फर्श बुहारना, शेड में वैक्यूम करना या तिरपाल झाड़ना शामिल है। इसमें लकड़ी हटाना, सर्दी बाद खलिहान खोलना या इंसुलेशन छेड़ना शामिल है। इनमें से हर काम इतने कण छोड़ सकता है कि जानलेवा मात्रा पहुंच जाए। मार्च 2026 में मामला सामने आने पर न्यू मैक्सिको स्वास्थ्य विभाग ने निवासियों से चूहे की बीट न बुहारने को कहा। इसके बजाय उन्हें 10% ब्लीच घोल से भिगोना चाहिए। दस्ताने और डिस्पोजेबल कपड़े से उठाना चाहिए। यह एक सिफारिश है, लेकिन इसे लागू नहीं किया जाता। दक्षिण पश्चिम ग्रामीण इलाकों के बाहर ये वायरस अभी भी कम जाना जाता है। जहां भी ये वायरस दिखता है वहां हर बार एक ही तरह और दिशा में फैलता है। अर्जेंटीना में 2025 से 2026 के हंटा वायरस सीजन में अब तक 101 पुष्ट मामले सामने आ चुके हैं, जो पिछले सीजन की तुलना में दोगुने हैं। अब तक देश में 32 मौतें हुई हैं। दिसंबर 2025 में जारी स्वास्थ्य चेतावनी ने पूरे दक्षिणी शंकु क्षेत्र में यही पैटर्न दिखाया था। प्रभावित देशों में अर्जेंटीना, बोलीविया, चिली, पैराग्वे, ब्राजील, पनामा और उरुग्वे शामिल थे। ये आम घटना है। जैसे जैसे लोग घटते हैं, संक्रमण बढ़ता है। ये सिर्फ दक्षिण अमेरिका नहीं, यूरोप में भी यही है। स्वीडन, जर्मनी और फिनलैंड के ग्रामीण इलाकों में हर साल ऐसे दौर आते हैं। यूरोपीय रूस में हर साल 8,000 मामले दर्ज होते हैं, खासकर जंगल क्षेत्रों में। नक्शे पर ये समूह केवल खाली इलाकों में दिखते हैं। घने शहरी इलाकों में कुछ भी नहीं होता। हिरण, चूहा शहरों में नहीं रहता। अब नगरीय अटलांटा में बहुत सारे कृंतक हैं और डाउनटाउन शिकागो और सेंट्रल लॉस एंजलिस में भी। उन जगहों पर हंटा वायरस का खतरा लगभग शून्य है। मृत्यु क्षेत्र आमतौर पर उन्हीं जगहों पर होते हैं जो छुट्टियों के ब्रोशर में दिखते हैं। यह नक्शा उत्तरी न्यू मैक्सिको से पश्चिमी कोलोराडो और पूर्वी एरिजोना तक फैला है। यूरोपीय क्षेत्र में उत्तरी स्वीडन और बवेरिया की तलहटी शामिल हैं। दक्षिणी छोर पैटागोनियन झीलों के क्षेत्र में है। खतरा स्थिर नहीं है। ये बढ़ता है क्योंकि कृंतक जनसंख्या स्थिर नहीं रहती। वे अचानक बढ़ते घटते हैं और ये चक्र यादृच्छिक भी नहीं होते। वे पर्यावरणीय संकेतों का पालन करते हैं जो कई वर्षीय समय चक्रों पर काम करते हैं, जिससे यह भूभाग समय समय पर फिर से तैयार हो जाता है। लेकिन चक्र के नीचे भी एक गहरी संरचना है, कुछ ऐसा जो तय करता है कि ये सब कब होता है, और वो स्थानीय नहीं है। जो प्रक्रिया जमीन को प्रभावी रूप से हथियार बना देती है वो जैविक है, और ये एक क्रम में घटित होती है जिसे शोधकर्ता कदम दर कदम मैप कर सकते हैं। ये भरपूर बीज उत्पादन वाला वर्ष में शुरू होता है, जब हालात अनुकूल होते हैं और पौधे ज्यादा बीज बनाते हैं। पिनियोन पाइन्स अपने नट्स गिराते हैं, झाड़ियां ज्यादा बीज बनाती हैं और घासें फैल जाती हैं। थोड़े समय में दृश्य बदल जाता है, फिर चूहों की संख्या बढ़ने लगती है। हिरन चूहे के एक बार के बच्चे आमतौर पर 4 से 6 होते हैं और मादा अच्छे मौसम में 3 या 4 बार बच्चों को जन्म दे सकती है। सामान्य वर्षों में खाना व आश्रय जीवित रहने की संख्या तय करते हैं, लेकिन मास्ट वर्ष में यह सीमा नहीं रहती। प्रजनन चक्र छोटे होते हैं और जीवित रहने की दर बढ़ती है। शिकारी जैसे कि कोयोट, उल्लू और सांप अपनी शिकार करने की गति इतनी जल्दी नहीं बढ़ा सकते कि वे इनकी संख्या के साथ तालमेल बिठा सकें। एक ही मौसम में किसी घाटी में हिरण चूहे की आबादी दुगनी से चौगुनी तक बढ़ सकती है। 1993 के 4 कॉर्नर्स प्रकोप से पहले इनकी संख्या लगभग 10 गुना बढ़ गई थी। न्यू मैक्सिको विश्वविद्यालय के पारिस्थितिकीविद बॉब पार्मेंटर ने सबसे पहले दुष्क्रम का मानचित्रण किया और इसके समय पर बल दिया। वनस्पति की वृद्धि और कृंतक की अधिकतम संख्या के बीच महीनों का अंतर होता है। यह प्रक्रिया धीरे धीरे बनकर अचानक चरम पर पहुंचती है। अधिक चूहे का मतलब है अधिक मल। अधिक मल का मतलब है अधिक एरोसोल। जंगल के अंदर वाहक घनत्व लगातार बढ़ता रहता है। प्रभावित क्षेत्र में हर लकड़ी का लट्ठा, दीवार की गुहा
और शेड का फर्श संक्रमित जानवरों का ठिकाना बन जाता है। जोखिम का स्तर लगभग 10 गुना बढ़ जाता है। सामान्य तौर पर किसी सामान्य साल में एक हाइकर पिनियन जूनिपर के प्रति एकड़ में 1 या 2 चूहों के पास से गुजरता है। उछाल वाले साल में यह संख्या 15 या 20 तक जा सकती है। अनुकूल परिस्थितियों में यह बार बार होता है। रेगिस्तान में बारिश से पौधे प्रतिक्रिया देते हैं और चूहे तेजी से बढ़ते हैं, जिससे उनकी बीट जमा होकर धूल जैविक रूप से सक्रिय हो जाती है। 1993 का क्रम दिखाता है कि पूरी प्रक्रिया कैसी दिखती है। 1992 और 93 की गीली सर्दियों ने न्यू मैक्सिको के कुछ हिस्सों में रिकॉर्ड पिनियन फसल दी थी। आने वाले महीनों में प्रभावित घाटियों में डियर माउस का घनत्व सामान्य स्तर से कहीं ऊपर चली गई। यह सिर्फ समय की बात थी। 14 मई 1993 को पहले ज्ञात मरीज फोर कॉर्नर्स क्षेत्र में एक अंतिम संस्कार के रास्ते में बेहोश हो गए। तब तक वाहक क्षेत्र में पारिस्थितिक श्रृंखला प्रतिक्रिया पूरी हो चुकी थी। वायरस अपरिवर्तित रहा, कुछ भी नया विकसित नहीं हुआ था, लेकिन चूहे की आबादी ने बस एक महत्वपूर्ण सीमा पार कर ली थी, जहां पशु से इंसान में संक्रमण सांख्यिकीय रूप से अनिवार्य हो गया था। वही मूल पैटर्न, पर्यावरण में बदलाव, कृंतक, चूहे की बढ़ोतरी, मानव संपर्क, हर बड़े प्रकोप वर्ष में क्षेत्रीय बदलावों के साथ दोहराया गया है। यह की स्थिति की तुलना अन्य जूनोटिक खतरों से करें। एवियन फ्लू के लिए पोल्ट्री में जटिल आनुवंशिक बदलाव जरूरी हैं। इबोला चमगादड़ और प्राइमेट के संपर्क ढांचों पर निर्भर करता है, जिनका विशेषज्ञ अब भी ठीक से अनुमान नहीं लगा पाते। लाइम रोग खंडित जंगलों में टिक की बदलती घनता के अनुसार फैलता है। हंटा वायरस एक ही श्रृंखला पर चलता है। इसका सिलसिला दर्ज है, ये बार बार होता है और ये यादृच्छिक नहीं है। और वही पारिस्थितिकीय परिस्थितियां जो कृंतक की संख्या में वृद्धि को बढ़ावा देती हैं, वे कक्षा से भी दिखाई देती हैं। जुलाई 2006 में जॉन्स हॉपकिंस और न्यू मैक्सिको विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने नासा लैंडसैट उपग्रह इमेजरी से अमेरिकी दक्षिण पश्चिम में हंटा वायरस जोखिम वाले क्षेत्रों का पूर्वानुमान लगाने के लिए एक मॉडल प्रकाशित किया, जिसने 2 कार्य किए। इसने फोर कॉर्नर्स के मुख्य क्षेत्र को उच्च जोखिम क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया, लेकिन फिर यह इससे भी आगे गया। 2006 में दक्षिणी कोलोराडो और उत्तर मध्य न्यू मैक्सिको को नए खतरनाक क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया, जबकि पहले ये कम जोखिम वाले क्षेत्र थे। इसके बाद सामने आए मामले नक्शे से मेल खाए। यह अंतरिक्ष से बनी पहली सहकर्मी समीक्षित संक्रामक बीमारी प्रकोप की भविष्यवाणी थी। यह प्रणाली अंतरिक्ष से मापे गए वनस्पति प्रतिक्रिया संकेतों पर निर्भर करती थी। यह मापती है कि किसी भूमि का क्षेत्र कितना हरा भरा है। इसकी रेजोल्यूशन इतनी अच्छी है कि यह 1 मील से भी छोटे वनस्पति संकेतों को पकड़ सकती है। लैंडसैट सेंसर हर साल लगातार यह तस्वीर लेते रहते हैं। इसी टीम के पहले के शोध में यह पैटर्न देखा गया था। वनस्पति का संकेत कृंतक आबादी के चरम से पहले दिखा और मानव संक्रमण के मामले आबादी के चरम के बाद आए। कक्षा से रेगिस्तान देखो, 12 महीने इंतजार करो, प्रकोप दिखेगा। 2015-16 में पूर्वानुमान फिर सही साबित हुआ। दक्षिण पश्चिम और मेक्सिको में हंटा वायरस जोखिम की अग्रिम चेतावनियां भेजी गईं। कोलोराडो और मेक्सिको में मामले चेतावनियों के अनुसार बढ़े। लैंडसैट सिर्फ एक निष्क्रिय विज्ञान उपकरण नहीं है, ये अमेरिका महाद्वीपों के सबसे घातक श्वसन रोगाणुओं में से एक के लिए एक सक्रिय प्रकोप पूर्वानुमान प्रणाली है, जिसमें डेटा प्रोसेस कर जोखिम मानचित्र बनाए जाते हैं। दक्षिण पश्चिम के राज्य और जनजातीय स्वास्थ्य विभागों को जानकारी दी जाती है। 2026 में न्यू मैक्सिको के झाड़ीदार इलाके में हरियाली एक चेतावनी संकेत है। ये उन मामलों को दर्शाता है जो 1-2 साल बाद क्लिनिकों में आएंगे। अब ये व्यवस्था शैक्षणिक पूर्वानुमान से आगे बढ़ गई है। नोआ रोग पूर्वानुमान कार्यक्रम, जिसने 2015 में चेतावनियां दी थीं, अब सैटेलाइट फीड्स पर चलता है। दिसंबर 2025 की दक्षिणी शंकु चेतावनी में नासा के वर्षा, वनस्पति डेटा और जमीनी रिपोर्टें शामिल थीं। न्यू मैक्सिको, कोलोराडो और एरिजोना की राज्य एजेंसियों को जल्दी चेतावनी मिलती है। ऑर्बिटल सेंसर से संकेत कुछ हफ्तों में काउंटी स्वास्थ्य कार्यालय पहुंचता है। इसका मतलब जितना सुनने में लगता है, उससे कहीं बड़ा है। चांद पर उतरने और मंगल रोवर के लिए जानी जाने वाली एजेंसी अब तक की सबसे सटीक हंटा वायरस पूर्वानुमान प्रणाली भी चला रही है, जो बार बार सही साबित हुई है। ये 1 साल पहले जोखिम मानचित्र प्रकाशित करती है और साबित करती है कि मानचित्र अब स्थिर नहीं है। 30 सालों तक अमेरिका में हंटा वायरस का खतरा एक तय क्षेत्र तक सीमित रहा।
अमेरिका का दक्षिण पश्चिम, दक्षिण अमेरिका का दक्षिणी शंकु क्षेत्र और उत्तरी यूरोप के वन क्षेत्र। लेकिन अब वह सीमा बदल रही है। 2025 में सीडीसी की साप्ताहिक निगरानी रिपोर्ट ने विस्कॉन्सिन और नेवादा में पुष्टि किए गए मामले दर्ज किए, जबकि इन राज्यों का इस वायरस से लगभग कोई इतिहास नहीं है। लुइसियाना ने 2 असंबंधित मामले दर्ज किए, जिसके साथ निगरानी के दौर में पहली बार अमेरिका के दक्षिण पूर्वी हिस्से में लैब पुष्ट मामले दर्ज हुए हैं। ये आसपास के क्षेत्रों में विस्तार नहीं है, ये नए पारिस्थितिक संदर्भों में सामने आ रहे हैं। अर्जेंटीना वैश्विक स्तर पर सबसे नाटकीय बदलाव है। पैटागोनिया में हंटा वायरस सक्रिय था। यह ठंडी एंडीज की पहाड़ियों में था, जहां चूहों की बड़ी आबादी थी। 2025 से 26 के सीजन तक मुख्य केंद्र बदल गया था। ब्यूनस आयर्स प्रांत देश का सबसे अधिक आबादी वाला क्षेत्र इस सीजन में 42 पुष्ट मामलों के साथ शीर्ष पर है। ये बीमारी अब दूरदराज दक्षिणी इलाकों से हटकर केंद्रीय कृषि पट्टी की ओर जा रही है, जहां शहरों से लगे इलाकों की आबादी का घनत्व पैटागोनिया की तुलना में कहीं ज्यादा है। यूरोप भी बदल रहा है। उत्तरी स्वीडन में वायरस की गतिविधि अब भी जंगल के किनारे वाले पारिस्थितिकी तंत्र में देखी जा रही है, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि ये उन क्षेत्रों में भी फैल रही है जहां पिछले दशकों की तुलना में ऐतिहासिक रूप से कम घटनाएं दर्ज की गई थीं। जर्मनी और मध्य यूरोप के पड़ोसी हिस्सों में जनसंख्या चक्रों के बाद जंगलों वाले जिलों में प्रकोप बढ़ गए हैं। जोखिम का दायरा बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे यह क्षेत्र आबादी के करीब पहुंचता है, बीमारी नए लोगों तक पहुंचती है, जिनका वायरस से पहले और भी कम संपर्क रहा है। दूर दराज की वे समुदाय जो पहले मार झेलती थीं, उन्होंने वाहक को पहले देखा था, लेकिन नए इलाकों ने नहीं। आंकड़े भी यही दिखाते हैं। 2025 से 26 के सीजन में अर्जेंटीना की मृत्यु दर 39% तक पहुंच गई थी, जो औसत 22% से काफी ऊपर थी। मेजबान आबादी के लिए ये तंत्र जितना अधिक अनजान होता है, गंभीर मामलों में शारीरिक पतन की दर उतनी ही अधिक होती है। केवल सीमा ही नहीं बदल रही है, उस सीमा पर वायरस से मिलने वाली आबादी भी बदल रही है। 3 दशक तक अमेरिकी दक्षिण पश्चिम में हंटा वायरस का खतरा खासतौर पर उन्हीं पर ज्यादा था जिनका जमीन से गहरा रिश्ता था। रैंचर, जनजातीय समुदाय, वन कर्मचारी और ग्रामीण निवासी जो वाहक समूह के पास बड़े हुए थे, वे चिकित्सीय रूप से प्रतिरक्षित नहीं थे, लेकिन वर्षों तक बार बार कम स्तर पर संपर्क में आते रहे। अब जोखिम क्षेत्र में आ रही आबादी अलग है। 2020 के दौरान दूर से काम करने वालों का पलायन तेज हुआ और ये वापस नहीं लौटा है। यूएस जनगणना ब्यूरो ने 2023 और 24 तक न्यू मैक्सिको, कोलोराडो, मोंटाना और आइडाहो के ग्रामीण काउंटियों में शुद्ध जनसंख्या वृद्धि दर्ज की। लोग तटीय शहरों, उपनगरीय इलाकों और उन जगहों से हंटा वायरस क्षेत्र में जा रहे हैं जहां हिरण चूहा उनके बचपन के माहौल का हिस्सा नहीं था। उन्हें इस रोगजनक से निपटने का कोई व्यावहारिक अनुभव नहीं है। वे जमीन खरीद रहे हैं, इमारतें खोल रहे हैं, फर्श साफ कर रहे हैं और लकड़ी इधर उधर कर रहे हैं, ठीक उन्हीं जगहों पर जहां वायरस सबसे ज्यादा मात्रा में मौजूद होता है। न्यू मैक्सिको स्वास्थ्य विभाग ने इसे 2024 वार्षिक रोग निगरानी रिपोर्ट में सीधे चिन्हित किया है। विभाग ने ग्रामीण समुदायों में हाल ही में आए प्रवासियों में मामलों में वृद्धि पुराने निवासियों की तुलना में नोट की है। अंतर बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन यह लगातार बना हुआ है और बढ़ रहा है। 2012 में योसेमाइट क्लस्टर इस गतिशीलता का शुरुआती संकेत था, जिसमें शहरी आगंतुक ऐसे वातावरण से गुजर रहे थे जहां वायरस की मौजूदगी अधिक थी, लेकिन उनकी प्रतिक्रिया को बदलने वाला पृष्ठभूमि संपर्क नहीं था। 2025 में मोलो काउंटी क्लस्टर ने इसे दोहराया। अल्पकालिक ग्रामीण रोजगार के लिए बाहर से लाए गए अनुबंधित श्रमिक जिनका हंटा वायरस संपर्क का कोई इतिहास नहीं था। वायरस अधिक आक्रामक नहीं हो रहा है, ये कोई नई चीज भी नहीं है, ये हमेशा से मौजूद रहा है। एकमात्र फर्क ये है कि अब मीडिया इस पर रोशनी डाल रहा है और घबराहट असली है। फर्क ये है कि जो आबादी इसका सामना कर रही है वो कम तैयार हो रही है। इस समय गंभीरता नहीं, बल्कि इसका फैलाव महत्वपूर्ण है, जो एक कारण दर्शाता है। कुछ है जो सीमाओं को बढ़ा रहा है और यह वैश्विक है। कुछ ऐसा जो किसी एकल पारिस्थितिकी तंत्र से बड़ा हो सकता है। एक ऐसा सिस्टम जो वर्षा, वनस्पति चक्र और कृंतक जनसंख्या को महाद्वीपों में एक साथ प्रभावित कर सकता है। ये ग्रह स्तर का संकेत है। जब भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर गर्म होता है, तो पूरी हंटा वायरस श्रृंखला
कई महाद्वीपों में तेज हो जाती है और अमेरिकी दक्षिण पश्चिम क्षेत्र अधिक नम हो जाता है। पटागोनिया भी प्रतिक्रिया करता है। मध्य यूरोपीय जंगलों की जमीन एक साथ बदलती है, हजारों मील दूर के तापमान परिवर्तन से प्रेरित होकर। यह समकालिकता संयोग नहीं है। एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन ENSO कोई कभी कभार होने वाली मौसमीय विसंगति नहीं है। ये एक बार बार दोहरने वाली ग्रह स्तरीय घड़ी है और हंटा वायरस उसी के अनुसार चलता है। यही मुख्य संबंध है, क्योंकि वर्षा वनस्पति उत्पादन को निर्धारित करती है। वनस्पति उत्पादन भोजन की उपलब्धता को निर्धारित करता है। भोजन की उपलब्धता कृंतक आबादी की गतिशीलता को निर्धारित करती है और पर्यावरण में वायरस की मात्रा को प्रभावित करती है। इन सभी कारकों से जोखिम का स्तर तय होता है। पूरा सिस्टम बहुवर्षीय चक्रों पर चलता है, जो अक्सर एनसो की विविधता के अनुसार 3 से 7 वर्षों के बीच होता है। नोवा क्लाइमेट प्रेडिक्शन सेंटर एल नीनो को 12 से 18 महीने पहले पहचान सकता है, इससे पहले कि कोई असर दिखे। इसका अर्थ है कि हंटा वायरस श्रृंखला का सबसे शुरुआती संकेत रेगिस्तान में नहीं, बल्कि प्रशांत महासागर में मिलता है। भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर में तापमान परिवर्तन लहर की तरह फैलकर वैश्विक वर्षा पैटर्न बदल सकते हैं। ये बदलाव फिर पारिस्थितिकी तंत्र में एक के बाद एक असर डालते हैं, जिससे चूहे की आबादी में उतार चढ़ाव आ सकता है और उसके साथ ही हंटा वायरस के संपर्क में आने का खतरा भी बढ़ जाता है। अब ये नक्शा ये नहीं बता रहा है कि प्रकोप कहाँ होते हैं, ये बता रहा है कि उन्हें कहाँ तैयार किया जा रहा है। यह तैयारी एक चक्र का पालन करती है, जो न स्थानीय प्राधिकरण नियंत्रित कर सकता, न शहरी योजना बदल सकती। इसका कारण जमीन में नहीं, समुद्र में है। दुनिया का ध्यान इस ओर 2026 में हुई एक क्रूज शिप घटना के बाद गया। यात्रियों को केबिन में अलग किया गया, आपातकालीन उड़ानें, सुरक्षात्मक कपड़ों में स्वास्थ्य अधिकारी, कई देशों में संपर्कों का पता लगाना। जहाज MV होंडियस अंतरराष्ट्रीय ध्यान का केंद्र बन गया। जैसे ही लोगों ने वायरस और क्रूज शिप सुना, कोविड से तुलना शुरू हो गई। लेकिन हंटा वायरस अगला कोविड नहीं है, ये अलग है। ये खतरनाक है, लेकिन आम बीमारियों की तरह ये आसानी से नहीं फैलता। इसी वजह से इसकी बेहतर तुलना कोविड या फ्लू से नहीं, बल्कि एंथ्रेक्स से की जा सकती है। ऐसा नहीं कि ये बीमारियां समान हैं, बल्कि दोनों स्थानीय आपदा सी लगती हैं। दुर्लभ और पर्यावरण से जुड़ी ये चीजें रोज कम दिखती हैं, पर हमला करने पर तबाही मचाती हैं। हंटा वायरस पूरी दुनिया में लॉकडाउन का कारण नहीं बनता, लेकिन कुछ क्षेत्रों में मौत के इलाके बना देता है। एक दूरस्थ केबिन, जंगल में चौकी, कैंप साइट या समुद्र में जहाज, अचानक जो हमें सुरक्षित लगता था वो एकांत, वही खतरा बन जाता है। आज मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस चालू करें। इससे वाकई फर्क पड़ता है। फिर से धन्यवाद। अगली बार मैप पैक पे मिलेंगे।